नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस देव प्रागम के ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में। हम लोग हिस्ट्री को डील कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोगों ने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुकी हैं, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट्स के हम लोग आगे बढ़ें वो बेकार होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग को वास्तव में ये देखना है, कल हम सबसे पहली क्लास में हम लोग एक देख चुके हैं कि इतिहास हकीकत में इतिहास क्या है। ठीक, तो जो लोग नहीं जानते हैं कि इतिहास क्या है वो लोग पहली क्लास जरूर देखें कि इतिहास क्या है। दूसरी क्लास में हम लोगों ने इतिहास का काल विभाजन देखा था, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि जब तक हम इतिहास का काल विभाजन नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इतिहास को किन काल खंडों में हम बांट लेते हैं और क्यों बांट लेते हैं, हमारे देश का बंटवारा क्यों हो गया, क्योंकि काल खंड विभाजन का संबंध भारत के देश के बंटवारे से भी लेकर के है। हम लोगों ने देखा था कि जो जेम्स मिल ने भारत का जो इतिहास का जो काल विभाजन था, इस जेम्स मिल ने इतिहास का काल विभाजन 3 कालखंडों में किया था। एक कालखंड को हिंदू कहा, दूसरे को मुस्लिम कहा और तीसरे को ब्रिटिश कहा। कुल मिलाकर के इस प्रकार के कालखंड के विभाजन के माध्यम से ही जेम्स मिल ने मुस्लिमों के मन में वो भय पैदा कर दिया था जो वास्तव में हो ही नहीं सकता था ही नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि इतिहास को हम जानने के हमारे पास क्या साधन है, यानी इतिहास को जानने के स्रोत क्या है। यहाँ से एग्जाम में कभी कभी सवाल आता है और मेंस में भी एक सवाल आ सकता है। तो मेंस में जो सवाल आ सकता है वो हम लोग देख ही लेते हैं, वो कौन सा हो सकता है। इतिहास में हम लोग ये देख रहे हैं अभी कि सोर्स क्या है। मैंने आपको पहले ही क्लास में एक चीज़ बताई थी और वो चीज़ ये थी कि हम लोग इतिहास पढ़ते नहीं हैं, हम पुनर्निर्मित इतिहास पढ़ते हैं, रिकंस्ट्रक्टेड हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने क्या कहा अकबर के बारे में या फिर फिरोज किसी और ने क्या कहा, तो वो लोग जो कह के गए हैं फिर उस कहे हुए को इतिहासकारों ने अपने हिसाब से लिखा है, हम वो इतिहास पढ़ते हैं। अकबर ने जो किया, हम वहां उस समय थोड़ी थे जो हम कह देंगे कि यहीं से देख रहे हैं कि इतिहास पढ़ रहे हैं। हम पुनर्निर्मित इतिहास पढ़ते हैं। तो जो इतिहासकार हैं उस इतिहास को निर्मित करने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने बताया था कि हमने कल आपका एग्जाम्पल लिया था कि यदि आपके पास 2 गिलास हैं, एक प्लास्टिक का है एक पीतल का है या किसी और का है, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपने क्या किया होगा या आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। तो ये स्रोत हुआ आपके बारे में जानना एक तरीके से। यदि आपने अपनी डायरी लिखी है या आप पढ़ते लिखते हैं, आपकी किताबें हमको अगर मिल गई तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आप जूलॉजी पढ़ते हैं कि बॉटनी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते थे। तो ये आपके बारे में जानने के स्रोत हैं। ऐसे ही इतिहास को जानने के स्रोत होते हैं। इतिहास को जो जानने के स्रोत होते हैं उन स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरे को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या सोर्स, और इसको बोलते हैं लिटरेरी सोर्स या लिटरेरी एविडेंस। ठीक, लिखना बाद में, पहले इधर देखें। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, उस आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है कि जो चीज हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं है। ये बहुत डिप्लोमेटिक परिभाषा है। जैसे हम आपसे पूछें कि न्याय क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि न्याय क्या है? व्हाट इज जस्टिस? न्याय क्या है? न्याय की परिभाषा पूछे हैं। हाँ, मतलब कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए न्याय क्या है तो ठीक, मतलब आप न्याय को समझाने के लिए काफ़ी शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हम एक लाइन में बोलें तो क्या बोल सकते हैं?
जो अन्याय नहीं है, डिप्लोमेटिक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो आप सिंपल बात बोल दें, जो साहित्यिक स्रोत नहीं है। साहित्यिक स्रोत के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है कि जो लिखा हुआ है वो साहित्यिक स्रोत है, ठीक। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में और क्या हम लोग देख सकते हैं, एक तो ये है, हम एक लाइन ये बोल सकते हैं, जो साहित्यिक नहीं है, जो साहित्यिक नहीं है। दूसरी बात, एक्चुअल में हम ये पुरातात्विक शब्द ही क्यों जोड़ रहे हैं? आप इस पुरातत्व से क्या समझते हैं, आर्कियोलॉजी से क्या समझते हैं? प्राचीन काल के आर्कियोलॉजी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं और आप जवाब क्या दे रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि ये पुरातत्व विज्ञान ही क्या होता है, आर्कियोलॉजी। जो स्रोत मिलते हैं ना, उसको पता लगाने का एक यही है, वो अवशेषों को सब लोग का परीक्षण करते हैं, फिर समझते हैं, वही ये विज्ञान है। ठीक है, देखो ये जो आर्कियोलॉजी शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आर्की और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब तो पता ही होगा क्या होता है। लॉजी का मतलब होता है डिस्कोर्स, साइंस या स्टडी ऑफ समथिंग। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, प्राचीन। देखें, हमारे पुराने जमाने में मनुष्य कुछ न कुछ अवशेष छोड़ गए हैं। अवशेष का मतलब है कि वो उनकी जिंदगी के साथ थे लेकिन छूट गए, क्योंकि वो मनुष्य चला गया, उसके बाद जो चीजें बच गई वही अवशेष हैं। अब उन अवशेषों की खुदाई करके पता करना, क्योंकि वो दब गए होंगे। एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता विकसित होती है। मान लीजिए कि अभी कैटास्ट्रॉफी आ जाए, कुछ एक ऐसा विनाशकारी कुछ हो कि पूरा अगर इलाहाबाद एक टीले में तब्दील हो जाए, तो फिर इस पर अगर नई सभ्यता अगर बसेगी, तो उस नई सभ्यता के ऊपर इस जो पुरानी सभ्यता के ऊपर सभ्यता बसेगी ना, तो अभी की सभ्यता की जो चीजें होंगी वो दब चुकी होंगी। ये पोडियम, ये बोर्ड, ये सब दब चुका होगा। जब लोग इनको निकालेंगे, बाद में इतिहास को सीखना स्टार्ट करेंगे, तब उनको ये चीजें मिलेंगी। तब यही चीजें उनके लिए क्या बन जाएंगी, पुरावशेष बन जाएंगी। इन अवशेषों को फिर वो खोद के निकालेंगे, निकालने के बाद इनकी डेटिंग करेंगे, इसकी तारीख निश्चित करेंगे कि ये कब बना होगा, कितनी पुरानी होगी। डेट ऐसे निकालते हैं, डेटिंग बोलते हैं उसे। उस डेटिंग करना, खुदाई करना और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालना, वही पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, आर्कियोलॉजी। अब इस आर्कियोलॉजिकल सोर्स मतलब जहां पर आर्कियोलॉजी विज्ञान काम करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमको इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं हम। मान लीजिए हमको कहीं अभिलेख मिल गया, तो अभिलेख क्या होता है, कहीं अभिलेख मिल गया, कहीं सिक्के मिल गए, कहीं पर मृदभांड मिल गए, ठीक, और बहुत सारी कलाकृतियां मिल गई। बताइए, इतनी सारी और भी चीजें हैं, लेकिन कम से कम हम इतनी सारी चीजें इस साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, सॉरी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अभिलेख है, सिक्के हैं, मृदभांड है और कलाकृतियां हैं। ये वो चीजें हैं जो मनुष्य की सभ्यता खत्म हुई होगी तो दब गई होंगी, रह गई होंगी, इसलिए अवशेष बन चुके हैं, और इनका अब आर्कियोलॉजी के आधार पर इनका ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। इतनी सारी चीजें इन पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ये अभिलेख आपको जो लिखा हुआ है हमने, इसको क्या कहेंगे, मतलब ये क्या होता है?
जो पत्थरों पर लिखा गया है उसे अभिलेख कहते हैं। चलिए आपसे फिर एक और सवाल, फिर शिलालेख क्या है? मतलब शिलालेख और अभिलेख एक चीज है? नहीं नहीं, अरे सर वो साथी का स्तूप वो उसमें आएगा, अभिलेख नहीं आएगा। हाँ हाँ सर, अभिलेख आएगा साथी का स्तूप, वो उस पे इसको क्या बोलते हैं जिस पे लिखा जाता है, नहीं आ रहा वो कुछ साथी का स्तूप जो है वो अभिलेख कहता है, क्या बोलते हैं जिस पे लिखा जाता है, शिलालेख नाम लगा। हाँ वैसा ही कुछ ना, क्या बता रहे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। और शिलालेख को अंग्रेजी में रॉकेडिक्ट्स कहते हैं। अभिलेख का मतलब है जो कुछ भी लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, ठीक, वो अभिलेख कहलाता है। अब ये इंस्क्रिप्शन किसी पर भी हो सकता है, ये अभिलेख पत्थर पर हो सकता है तो शिलालेख कहलाएगा, ये अभिलेख यदि तांबे की पट्टी पर है तो ये ताम्रलेख कहलाएगा, ये अभिलेख यदि चांदी की पट्टी पर है तो ये सिल्वर लेख कहलाएगा या चांदी लेख कहलाएगा। अगर ये अभिलेख ताड़ पत्रों पर है तो ताड़ पत्र तो खैर वो खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उन पर हो भी नहीं सकता है। ये अभिलेख अगर गुफाओं में लिखे हुए हैं तो ये गुहा लेख हो जाएगा। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख की हम लोगों ने बात की थी, तो जो हाथी गुम्फा वो कहाँ है? एक हाथी जैसी गुफा है, उसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। तो अगर वो पत्थर पर लिखा हुआ है, अलग से लगाया गया शिलालेख, यदि वो किसी पिलर पर लिखा गया है तो स्तंभ लेख, मतलब किसी स्तंभ यदि पिलर पर लिखा हुआ तो स्तंभ लेख, यदि वो तांबे पर है तो ताम्र लेख, चांदी पर है तो चांदी लेख, गुफा में है तो गुहा लेख। यानी अभिलेख सिर्फ लिखा हुआ कुछ जो कागज पर नहीं है, जो पत्तों पर नहीं है, पत्तों पर और कागज पर नहीं है, बाकी कहीं भी अगर लिखा हुआ है तो वो फिर अभिलेख के अंतर्गत आता है। ठीक, अभिलेखों का अध्ययन जो लोग करते हैं और अभिलेखों का अध्ययन जो साइंस में किया जाता है उस साइंस का नाम क्या है? एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ रॉक एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन करना जिस साइंस में हम लोग अध्ययन करते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। यह सवाल 3 बार पूछा गया यूपीपीसीएस में, एपिग्राफी। अच्छा, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? पता है या नहीं? यूपीपीसीएस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। हद से ज्यादा आते हैं। यूपीएससी में ऐसे आएंगे जो हम बता देते हैं, फैक्ट आते हैं लेकिन रेयर आते हैं। लिख लिया यहां तक? चलिए, अब आपके पास जो अभिलेख पुरातात्विक स्रोतों में एक चीज और बची है और वो है सिक्के। ठीक है, कॉइन्स। तो कॉइन्स क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं, बताइए। बहुत सिंपल सी बात पूछिए, सिक्के क्या है? वो धातु से बने हुए हैं, वो तो ठीक है। सिक्के क्या है? सिक्का कभी नहीं सोचा था, देखिए। कॉइन क्या होता है?
बोलते नहीं अपना सिक्का चल रहा है। उस टाइम पे सिक्के की उतनी जरूरत रहती होगी ना। अभी भी तो सिक्के हैं। अजीब सवाल पूछ लिया क्या। हाँ सर, नहीं सोचा था कभी, बट ये था कि सिक्के दे के सामान लेना है। कॉइन्स की अगर बात करेंगे तो इकाइयां हो जाएंगी। मुद्रा को मापने की इकाइयां सवाल आपसे पूछा गया तो आप फंसेंगे बुरी तरीके से, फंस जाते कि भारतीय इतिहास में, इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों का बड़ा योगदान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देयर इज द इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद रेफरेंस टू द सेम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और फिर आपसे सवाल पूछा जाता सिक्कों पे देवी देवताओं की वो अंकित किए जाते थे उनको। शक्ति में ले सकते हैं, नहीं तो सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय। जैसे अब सोच के देखें। अच्छा ये बताओ सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन हम जो साइंस में करते हैं, साइंस का नाम क्या है? सिक्कों का भी तो अध्ययन होता ही है। जैसे आपने बहुत सुना होगा, बोले समुद्रगुप्त का बीड़ा बजाता हुआ सिक्का, बहुत फेमस है। समुद्रगुप्त एक राजा था गुप्त काल का, और वो अपने सिक्के पर, उसका एक सिक्का मिला है, उस पर वो बीड़ा बजा रहा है, मतलब उसके चित्र बना हुआ बीड़ा बजाते हुए, वो बहुत फेमस सिक्का है, आपने इतिहास में सुना होगा। तो जो कॉइन्स का हम जो स्टडी करते हैं, तो कॉइन्स की स्टडी किस साइंस में करते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ये भी सवाल पूछा गया है। आपका एक सवाल नहीं बचेगा, मैं गारंटी देता हूं कि जब इतिहास की कोई चीज़ खत्म हो जाए और तब आप सवाल लगाने बैठे हैं, तो आप गलत सवाल को सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। गलत सवाल मतलब किताब में अगर गलत भी दिया होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये गलत है। न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों का अध्ययन। सिक्के बड़े काम की चीज़ है, और वैसे भी जब अपना सिक्का चल जाए तो वैसे ही बड़ी काम की चीज़ है ना। कहते हैं ना सिक्का चलना, एक मुहावरा है सिक्का चलना। क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, कहना मान लेना, यही अर्थ होता है। सिक्का चलना का मतलब होता है, आप बात सही कह रहे हैं। एक लाइन में अगर बोलना है मुहावरे का अर्थ, जब आप लिखेंगे मेंस में, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रभुत्व होना, डोमिनेट होना, सिक्का चलना। तो मान लीजिए पहली बात तो यह है कि सिक्का मुद्रा को मापने की इकाई है। एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार सिक्का, सिंपल सी बात है एक तो। दूसरी बात यह है कि सिक्का भुगतान का माध्यम है, मीडियम ऑफ पेमेंट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्लियर? भाई हम कोई चीज देते हैं और खरीद लेते हैं, सिक्कों के जरिए खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुद्रा किसी भी देश की शक्ति का प्रतीक होती है। यह कैसे संभव है? हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? कैसे इसको भाई व्याख्या करेंगे हम लोग?
कि मुद्रा किसी भी देश की शक्ति का प्रतीक होती है। नहीं 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 नहीं, हम तो एक सिक्का उठा रहे हैं और एक सिक्का आपके पास, एक सिक्का हमारे पास, और फिर भी बता सकता है कि इट्स मोर पावरफुल। सिक्का जैसे हमारे सिक्के पे वो अशोक स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे मतलब जो हाँ जैसे कि जो राजा महाराजा होते थे ना, जो जितना महान होता था उसका जो सांस्कृतिक एक लोगो मतलब जो माध्यम होता था लोगों तक पहुंचाने का। नहीं, सांस्कृतिक मूल्य अलग से लिखा हुआ है। चलिए, अच्छा, एक्चुअल में एक बात बताएं, एक इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट आता है टोकन मनी। इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा। क्या होता है टोकन मनी? अरे भाई, अच्छा, टोकन मनी नहीं सुने तुम? अरे अजीब बात है। चलिए हम थोड़ी सी इसको सरल बनाते हैं। आप कभी किसी रेस्टोरेंट पर यदि गए होंगे, ठीक है, हो सकता है गए हो, नहीं तो जाने की कोशिश में होंगे। अगर आप कहीं गए हैं तो वहां पर अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वो आपको प्लास्टिक के कुछ टुकड़े दे देता है, कहता है पहले टोकन, हाँ मेट्रो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, कहता है आप पहले टोकन ले लीजिए। आप 20 रुपए दे देते हैं, 25 रुपए दे देते हैं, आपको एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिल जाता है गोल गोल, और 25 रुपए के लिए वो प्लास्टिक का टुकड़ा दिया, आप वो दे देते हैं, आपको वो कॉफी दे देता है। ठीक यही होता है ना? क्या वास्तव में 25 रुपए अगर हम उसको बनाएंगे टुकड़े को प्लास्टिक के को, क्या वो उसको बनाने में 25 रुपए लगेंगे क्या? नहीं, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये लगेगा मुश्किल से। लेकिन वो 2 रुपए का टुकड़ा कितने का इशारा कर रहा है? 25 रुपए का। तो जब वास्तव में जो चीज आपके हाथ में है उसका वास्तविक मूल्य और एक उसकी वैल्यू कितनी होती है, एक वो वाला मूल्य, जैसे प्लास्टिक की वैल्यू 2 रुपए लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो रही है? 25 रुपए। तो यहां वो प्लास्टिक का जो टुकड़ा टोकन मनी हुआ, सांकेतिक मुद्रा हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? सांकेतिक मुद्रा। तो ये होता है टोकन मनी। तो वास्तव में शुरुआत में जो सिक्के थे वो टोकन मनी के रूप में इस्तेमाल नहीं होते थे। शुरुआत में जो सिक्के थे उन सिक्कों का जो प्रयोग था, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कहा कि 1 रुपए का सिक्का है या 1 रुपए का चांदी का सिक्का है, तो 1 रुपए के मूल्य के बराबर उसमें चांदी होती थी। अगर हम कहें 1 रुपए का सोने का सिक्का है तो 1 रुपए के मूल्य के बराबर सोना होता था उस पर। धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम लोग नंबर सीख गए, संख्या लिखना सीख गए, तो हमने सिक्का अब 1 रुपए का ही बनाया, सोना 1 रुपए वाला ही लगाया, लेकिन उसमें लिख दिया 100। अब वो सांकेतिक हो गया। देखो एक बात ध्यान सुनो, मान लीजिए कि अगर हम सिक्का बनाए और ये सिक्का आप मार्केट में कहीं भी बेच लो, हमने मान लिया कि ये 1 रुपए का सिक्का है और ये मार्केट में कहीं भी बेच लो, कबाड़ी की दुकान पर भी ले जाओगे तब भी 1 रुपए का बिक जाएगा, क्योंकि इसमें 1 रुपए की धातु की इस्तेमाल हुआ है, मेटल इस्तेमाल हुई है। ये सांकेतिक मुद्रा नहीं है, ये वास्तविक मुद्रा है। अगर हम इसी 1 रुपए की धातु वाले सिक्के पर हम 1 की बजाय अगर 100 लिख देते तो कबाड़ी वाला फिर इसे 1 रुपए में लेता, लेकिन अगर आप बेचना चाहें गला के बेचोगे तो कबाड़ी वाला 1 रुपए मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसकी वैल्यू कितनी है सिक्के के रूप में? 100 रुपए। तब ये कैसी मुद्रा हुई? सांकेतिक मुद्रा हुई। टोकन मनी हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो 1 रुपए का लोहा है, 1 रुपए की पीतल है, 1 रुपए का जो भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हकीकत में वैल्यू बता रहा है 100 रुपए की। तो जब किसी सिक्के के अंदर इतनी धातु इस्तेमाल की गई हो जो उसके मूल्य के बराबर है, तो वो सांकेतिक मुद्रा नहीं होती है। जब किसी सिक्के के अंदर इतनी धातु इस्तेमाल की गई हो जो उसके हकीकत के मूल्य जो दिखा रहा है उससे बहुत कम धातु है, तो वो सांकेतिक मुद्रा होती है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अब देखो, मान के चले कि जो सिक्के हैं हम देश की शक्ति का प्रतीक बता रहे हैं आपको। अगर मान लो
कि भारत के 10 रुपए के सिक्के में अगर 10 रुपए के सिक्का जो बना हुआ है वास्तव में 10 रुपए की चांदी का इस्तेमाल किया होता उस सिक्के में, या 10 रुपए के सोने का इस्तेमाल किया होता, तो हम लोग, कोई भी सामने वाला हमसे ये कहता वाह भारत कितना धनवान है। सांकेतिक मुद्रा नहीं चलती भारत में। भारत में चांदी का अगर 10 रुपए का सिक्का लोगे तो 10 रुपए की उसमें चांदी लगी है, सोने का लोगे तो सोने के 10 रुपए का सिक्का, सोने का सोना लगा है 10 रुपए के बराबर उसमें। अगर हम ये मान सकें तो, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी देश है, सिक्के ताकत के प्रतीक कैसे होते हैं। अगर किसी के सिक्के गोल्ड के बने हैं, या किसी के सिक्के सिल्वर के बने हैं, या किसी के सिक्के कॉपर के बने हैं, या किसी के सिक्के लेड के बने हैं, शीशा के बने हैं, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? जो गोल्ड का होगा वो ज्यादा पावरफुल है, जो सिल्वर का होगा वो और कम पावरफुल है, जो तांबे का होगा वो और कम पावरफुल है, जो लेड का होगा वो और कम पावरफुल है। समझ में आया? जैसे भारत में जो सोने के सिक्के हैं सबसे पहले वो किसने जारी किए, सब बातें बाद में पढ़ेंगे हम लोग, और पढ़ेंगे डिटेल में। वो पढ़े तो हिंद यवन, जिन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं, हिंद यवनों ने जारी किए थे सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के। अब एक अनुमान लगाया जाता है, इस बार यूपी विशेष में एक सवाल आया था मेंस में, जीएस में। सवाल क्या आया था? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल माना जाता है, क्यों? जबकि सच बात यह है कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब थी। क्यों? क्योंकि गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के तो डाले गए, लेकिन उन सभी सिक्कों में मिलावट थी। तो आपके पास यह तर्क होना चाहिए कि पूरी तरह गुप्त काल को स्वर्ण काल मान लेना ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरी तरह स्वर्ण काल होता तो गुप्तों की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर ना हुई होती कि कुछ बाहरी आक्रमणकारी आकर के गुप्तों का नाश करते थे। यदि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, आपके सिक्के बता सकते हैं कि आप कितने कमजोर और ताकतवर हैं। बाकी सिक्के आपको सांस्कृतिक मूल्य तो बताते ही हैं। जैसे यदि आपने देवी देवता की मूर्ति छाप रखी है तो बताएंगे कि आप किस धर्म से संबंधित हैं, या कोई चिन्ह बना रखा है तो बताएंगे कि किस धर्म से संबंधित हैं। क्या आप ऐसा एक भी हमें एक मुस्लिम शासक बताएंगे जिसके सिक्कों पर देवी देवता की मूर्ति है? क्या ये संभव है? नहीं। नोट कर लीजिए इस बात को। लक्ष्मी की मूर्ति है मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की मूर्ति है। चलिए, आप सिक्कों के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ले ली। अभी तो हम सारे ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैं तो आपको सिर्फ अर्थ समझा दे रहा हूं। भारत के, हाँ, वो सभी के, सभी सब, हाँ, देश की शक्ति के प्रतीक। अब ये बता दे रहे हैं, यदि आप अपने देश में सिक्के का साइज बड़ा करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास काफी धातु है, इसका मतलब आपके पास संसाधन अधिक है। नहीं, आपने बोला था कि देश की शक्ति का प्रतीक होते, जिसके पास, जैसे कुषाण वंश के पास सोने के सिक्के थे ना, तो सातवाहन के पास भी था। सात सिक्के सभी के पास थे। सातवाहनों ने लेड का इस्तेमाल ज्यादा किया। तो सर जो था तो उससे उनके साम्राज्य का पता चलता है। तो हमारे भारत में वो जो सिक्के का है उसका क्या लॉजिक है? हमारे भारत के सिक्कों का क्या लॉजिक है? जो इस समय चल रहे हैं, देखो, एक बात तो यह है कि जैसे सिक्के हैं तो सिक्कों के बारे में एक बात और लिखी जा सकती है क्या, कि जो सिक्के हैं वो साम्राज्य विस्तार के सूचक भी हैं।
अब जैसे एक बात, भारत की शक्ति का प्रतीक कैसे है? मान लीजिए अगर भारत के सिक्के नेपाल में एक्सेप्टेड हो रहे हों तो इसका मतलब है कि भारत की शक्ति नेपाल तक फैली हुई है। नेपाल इस बात को मानता है कि भारत के रुपए में दम है, एक्सेप्ट करो। और जहां जहां तक भारत का रुपया चल रहा होगा, हम ये मान सकते हैं कि वो चीजें भारत के कंट्रोल में है। और अगर भारत का रुपया पूरी दुनिया में चल रहा है, इसका मतलब पूरी दुनिया भारत के कंट्रोल में है। अरे भाई, सिक्के की बात कर रहा हूं मैं। भारत का सिक्का, अगर अमेरिका में आप लेन देन कर सकते हो भारत के सिक्के से, भारत के सिक्के में ही लेन देन हो रहा है, डॉलर नहीं चेंज हो रहा है, तो हम ये मान सकते हैं ना कि अमेरिका भारत के कंट्रोल में है। आप नॉर्मली अभी नेपाल में अब बंद हो गई ये चीजें। आप नेपाल में यदि जाते हैं तो आप भारत के पैसे से खरीदारी कर सकते हैं, वो आपको भारत के पैसे ही वापस करेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हम दुकान पर जाएंगे और इंडिया का पैसा ही वो हमको वापस करता है। भाई 10 रुपए देते हैं, अगर हमने कुछ लिया 5 रुपए बचे तो 5 रुपए भारत की करेंसी देता है ना, भारत के सिक्के देता है। तो अगर हम नेपाल में जाते थे पहले, तो ऐसा नेपाल में होता था, तो हम ये मान सकते हैं कि नेपाल हमारे काफी प्रभाव में था। तो जहां पर अगर हमारी करेंसी चल रही है या हमारा सिक्का चल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो हमारे देश की शक्ति का प्रतीक है। नोट के रूप में भी मिल सकता है। हाँ, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर देश की एक करेंसी होती है, ठीक। और हर देश की करेंसी जो होती है वहां की, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब होता है विधिक मुद्रा। विधिक मुद्रा का मतलब है कि पूरे देश में सिर्फ यही मुद्रा स्वीकार होती है, कोई दूसरे देश की मुद्रा स्वीकार नहीं होगी। इसलिए जब कोई भी जापानी अगर भारत आएगा तो उसे एक फिक्स पॉइंट पर वो जापान की जो मुद्रा है येन, इसको चेंज करना पड़ेगा और तब वो भारतीय रुपया लेगा अपने पास। ये जो येन है या तो एसबीआई के पास रख ली जाती है और फिर एसबीआई से सीधे आरबीआई के पास चली जाती है, ठीक। फिर ये रुपए ले लेगा, तब जाकर के रुपए में व्यवहार होगा भारत के अंदर। भारत एक संप्रभु देश है। आपके संविधान की प्रस्तावना यही कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन कंट्री है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अगर देश है, तो इसका मतलब है कि किसी दूसरे देश की मुद्रा हमारे यहाँ नहीं चलेगी, अपनी मुद्रा चलनी चाहिए। हाँ, सब देश है। हाँ, अब तुम्हारा ये पॉइंट आ रहा है। ये फिलहाल की स्थिति है कि हम लोग इस बात को लेकर के सजग हैं। लेकिन जैसे नेपाल है, भूटान है, अगर मान लीजिए कि हमारा और आपका दोस्ताना अगर इतना ज्यादा हो, जब हम ये फर्क ही करना भूल जाएं कि आप अलग हैं और हम अलग हैं, तब फिर क्या होगा? अगर भूटान हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो कहता है कि भारत जो चाहेगा वो हम स्वीकार करते हैं, तो भारत कह रहा है कि भाई हमारी करेंसी में व्यापार कर लो या हमारी करेंसी में लेन देन कर लो अपने यहाँ, तो कर सकता है भूटान, अपनी मर्जी से कर सकता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन अमेरिका को दोस्त कोई बनाए तब ना। अमेरिका का इतिहास यह है कि अमेरिका दोस्त बनाने लायक नहीं है, ऐन वक्त पर मौके पर धोखा देता है। आज अमेरिका के रिश्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अमेरिका पहले ऐसा नहीं था। ये वही अमेरिका है जिसने 1999 में जब हमने पोखरण परीक्षण किया था 98 और 99 के आसपास, तब इसने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये वही अमेरिका है जिसने खाना खाने के लिए अनाज देने से मना कर दिया था। जब IR पढ़ाएंगे सर आपको बताएंगे। तो अमेरिका कभी वक्त पर काम थोड़ी देता है। खैर, हमारे वक्त में क्या चल रहा है ये देखते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक। अब एक चीज और है आपके पास, मृदभांड है, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में एक चीज और आ रही है, मृदभांड। मृदभांड क्या होता है? नाम तो सुने ही होंगे। तो क्या होता है मृदभांड? मृदभांड क्या होता है? मृदभांड
अरे इंग्लिश में अर्थवेयर बोल देते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन, वही सही है। सिंपल सी बात है भाई, मिट्टी के बर्तन। वैसे भी आपने अगर आप पुरानी संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, हम बोलते हैं ना बर्तन भांडे मांज लो। तो बर्तन भांडे मांजने को जब कहते हैं तो भांडे क्या होता है, तो बर्तन जो होते हैं नॉर्मली वो पीतल के या धातु के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के लिए भांड इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक, अब मान लीजिए कि अब इन मृत भांडों से हम लोग इतिहास कैसे सीखेंगे भाई, कैसे सीखेंगे इतिहास? क्या मृत भांड भी इतिहास बता सकते हैं? जैसे आप जिस कुल्हड़ में चाय पीते हो वो एक मृत भांड है, अर्थवेयर है। तो क्या कुल्हड़ आपके बारे में जानकारी दे सकता है? कैसे? हाँ वही मैं कह रहा हूं, तो क्या कुल्हड़ आपके बारे में जानकारी दे सकता है? लेकिन यहां तो हम पढ़ रहे हैं इस काल के हो सकते आकृति से, कैसे पता लगाएंगे काल से? मिट्टी का बर्तन का प्रयोग एक रिच आदमी भी कर सकता है, क्या? रिच आदमी भी कर सकता है। हाँ और एक सबसे पता चलता है कि मतलब इस काल में लोग यार जैसे प्राचीन ग्रीक है उस काल से लोग मिट्टी के बर्तनों का यूज करते हैं। देखो ध्यान से, मिट्टी के बर्तन हमको एक चीज की जानकारी दे सकते हैं, यदि सबसे पहले मिट्टी के बर्तन गोल गोल मिले हैं तो हम ये मान सकते हैं कि सबसे पहले चाक का इस्तेमाल तभी हुआ होगा। अगर सबसे पहले हमें मिट्टी के बर्तन गोल मिलना स्टार्ट होता है, चाक जिसमें कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थव्हील, हाँ जो चक्र होता है, तो अगर सबसे पहले गोल बर्तन मिले हैं तो हम ये लगा सकते हैं अंदाज के चाक का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि चाक का इस्तेमाल हुआ होगा, इसका मतलब हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि लोग पहिए से तो परिचित होंगे ही, क्योंकि वो गोल है। और अगर हम ये समझ सकते हैं कि लोग पहिए से परिचित होंगे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पशुपालन होता ही होगा, क्योंकि जब पहिया होगा तो गाड़ी भी होगी, गाड़ी भी होगी तो पशु भी होगा। इसका मतलब है कि वहां पशुपालन होता रहा होगा। ये अंदाज हम मिट्टी के बर्तन से लगा लिए, उल्टा जा करके देखो, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। दूसरी बात, मिट्टी के बर्तन कई तरीके के आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मिट्टी के बर्तन खूब पकाए गए हैं, एकदम लाल कर दिए गए हैं। आपने देखा होगा कि कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे जो बिल्कुल कच्चे हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे जिन पर कोई डिजाइन नहीं है, कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे जिन पर काफी डिजाइन है, कुछ मिट्टी के बर्तन ऐसे हैं जिनको बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया गया, बहुत सजाया गया है, कुछ बहुत सिंपल भी है। बस समझिए, अब यह डिजाइन बहुत बेहतरीन की गई है, इसका मतलब है कि उनका इस्तेमाल बड़े लोग कर रहे होंगे। यदि वो बहुत कच्चा इस्तेमाल कर रहा, कच्ची मिट्टी एकदम एक तरीके से कच्ची मिट्टी ही है अगर मान लें, तो हम ये अंदाजा लगाएंगे कि वो गरीब लोगों के लिए होगा। अगर उस पर डिजाइन लगातार बदलती जाती है, मिट्टी के बर्तन पर अगर डिजाइन बदल रही है, पहले कमजोर डिजाइन थी और ठीक हुई, फिर और ठीक हुई, फिर और ठीक हुई, तो हम ये लगा सकते हैं कि किस प्रकार भारत के लोगों ने या कहीं कहीं के भी लोगों ने किस प्रकार कला का विकास किया है। तो मिट्टी के बर्तन जानकारी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। किसके बारे में जानकारी दे सकते हैं मिट्टी के बर्तन? मिट्टी के बर्तन आपको बता सकते हैं कला का विकास, मिट्टी के बर्तन आपको जानकारी दे सकते हैं प्रौद्योगिकी का विकास। अगर कच्चे ही मिट्टी के बर्तन हैं, इसका मतलब है लोग मिट्टी को पकाना नहीं सीखे थे। अगर पके हुए हैं तो हम जान सकते हैं कि लोग मिट्टी को पकाना सीख चुके थे, इसका मतलब टेक्नोलॉजी उनको आती थी। प्रौद्योगिकी का विकास बता सकते हैं मिट्टी के बर्तन। और क्या बता सकते हैं? संस्कृति का स्तर, संस्कृति का स्तर, लेवल ऑफ कल्चर बता सकते हैं। अगर बहुत बढ़िया कला है तो हम लोग बोल सकते हैं कि संस्कृति बहुत टॉप लेवल की होगी, अगर बर्तन बहुत बढ़िया है तो। ठीक, और क्या बता सकते हैं मिट्टी के बर्तन? और बता सकते हैं मिट्टी के बर्तन समाज में विभाजन, समाज में विभाजन। और ये विभाजन आपको आज भी देखने को मिल जाएगा। हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक खाने के लिए एक ही बर्तन होते हैं,
और अमीरों के यहाँ जाओगे तो उनके लिए ब्रेकफास्ट सेट अलग होगा, लंच सेट अलग होगा, फिर शाम के लिए कुछ अलग होगा, फिर डिनर सेट अलग होगा। यही होता है। ये क्या है? समाज में विभाजन दिखा देगा कि समाज में कितने वर्ग हैं, कौन कितना अमीर था, कौन कितना गरीब था। अगर अधिकांश बर्तन बहुत अच्छी अवस्था में है तो हम ये मान सकते हैं कि समाज पूरी तरह मजबूत समाज था, सब अमीर थे। अगर अधिकांश कच्चे हैं, कुछ अच्छे हैं, तो हम ये समझेंगे कि समाज कमजोर था, कुछ ही अमीर लोग थे। इसका मतलब क्या है कि समाज में विभाजन बता सकता है, कला का विकास बता सकता है, यानी मृदभांड आपको इतनी जानकारी दे सकता है। बस समझ में आया? इन मृदभांडों पर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है और सवाल पूछे गए सबसे ज्यादा। ठीक है, अब बाकी बात अगर हम करें कि और अवशेषों की बात करें पुरातात्विक स्रोतों में, तो एक चीज और पाएंगे आप, अभी हमने एक और लिखा है कलाकृतियां, लिखा है कि नहीं? तो कलाकृति हमको क्या क्या जानकारी दे सकती हैं? इतिहास के बारे में कैसे बताएंगी कलाकृतियां? अच्छा, आपको क्या लगता है ये कलाकृति क्या है? आर्किटेक्चरल फॉर्म, आर्किटेक्चरल फॉर्म। कलाकृतियां हमको इतिहास के बारे में जानकारी कैसे देंगी? अरे सिंपल है भाई, आपको पता है मोहनजोदड़ो से एक कांसे की मूर्ति मिली है, नाचती हुई मिली है, तो हमको पता लगता है कि नहीं? बिल्कुल, कलाकृति मतलब कोई भी चीज जो बनाई गई है। अब जैसे अगर वो डांस, एक गर्ल डांसर की अगर स्टैचू मिली है, मूर्ति मिली है, अगर नाचती हुई एक लड़की की, तो हमें अंदाज लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कम से कम मनोरंजन के प्रेमी थे, उनको डांस आता था। तो इन कलाकृतियों से हम ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि वास्तव में वहां की संस्कृति कैसी थी, कल्चर पता कर सकते हैं। आप सोच के देखो कि लोग उस जमाने में भी कांसा जानते थे। कांसा, कांसा किस किस धातु से बनता है? तांबा और जस्ता। फिर पीतल किससे बनता है? बहुत सिंपल सवाल है, आप बताइए कुछ। बहुत पूछा गया है, यूपीपीसीएस में 3 बार आ चुका है ये। अच्छा, आपको पापा याद हैं? पापा याद हैं या भूल गए हो? याद हैं? तो आपको पिताजी याद रखना चाहिए, उसके बाद आप खुद ही याद कर लोगे। पीतल, तांबा, जिंक। पीतल में तांबा और जिंक का प्रयोग होता है, कॉपर एंड जिंक का। इसका मतलब बचा कांसा, तो फिर कांसे में तांबा और टिन का प्रयोग होता है। यदि हमको कांसे की मूर्ति मिली है तो हम ये समझ सकते हैं कि बताओ, 2 धातुओं को लोग गलाना जानते थे, मिलाना जानते थे, उनको सांचे में ढालना जानते थे। तो हम कलाकृतियों से क्या लगा सकते हैं? सांस्कृतिक संस्कृति का पता लगा सकते हैं, वहां की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पता लगा सकते हैं, साइंस एवं टेक्नोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पता लगा सकते हैं। जानकारी हम इन सब चीजों की प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे एक सवाल है, लिख लिया ये? हाँ, इसी में रखें, कलाकृति में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब एक सवाल लिख लीजिए पहले, लिखें कि ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं?
ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? तथा इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक स्रोत किस प्रकार सहायक हैं? एक और सवाल लिख लीजिए। क्या आपको लगता है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में, क्या आपको लगता है कि इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय हैं? साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय हैं। यदि हां तो क्यों? क्या आप दोनों सवाल समझ गए? ये एक बेसिक सवाल है जो आपसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी पूछ सकता है कि एक आप इतिहास विषय थोड़ा भी अगर जानते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हिस्ट्री ऑप्शनल की तो बात छोड़ो, हिस्ट्री ऑप्शनल में तो आपसे स्पेशली पूछा जाएगा कि सिक्कों का क्या योगदान है, स्पेशल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम एक बात देखते हैं। हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत देख लिए, साहित्यिक स्रोतों की हम लोग चर्चा करते हैं और इन दोनों की आपस में भी तुलना कर देते हैं। अभी हम इसके बाद फिर देखेंगे पुरातात्विक स्रोतों में कितने अभिलेख हैं, किस अभिलेख में क्या क्या दिया गया है, उसके बाद बहुत फैक्ट्स आने वाले हैं। ठीक, तो चलिए साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है? साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि जो चीजें लिखी गई हैं कागजों पर या फिर वृक्षों के पत्तों पर, जिन्हें हम ताड़ पत्र बोलते हैं। ताड़ एक वृक्ष होता था, उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उस पर लिखा जा सकता था। जैसे जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, ठीक है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, ये जो तीनों पिटक हैं, तो वास्तव में ये पिटक क्यों कहलाते हैं? ये पिटक इसीलिए कहलाते हैं कि जिस समय इनको लिखा गया था उनको पत्तों पर लिखा गया था। उन पत्तों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें टोकरी में रख दिया गया। और प्राकृत भाषा में पिटक का मतलब होता है टोकरी। हाँ, ये तो भाई बताना मुश्किल है थोड़ा किस चीज से लिखा जाता होगा। जहां तक है कोई ना कोई तो स्याही इस्तेमाल होती ही होगी, या क्या स्याही इस्तेमाल होती होगी ये आर्कियोलॉजी वाले बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं ईमानदारी से अगर हमें नहीं पता हम क्यों झूठ बोले, तो आर्कियोलॉजी वाले बता सकते हैं, या आप सर्च करके पता कीजिएगा कि कौन सी स्याही का इस्तेमाल होता होगा। ठीक, लेकिन उनको वहां उस टोकरी में रखा गया इसलिए उनको पिटक कहा जाता है। तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत का मतलब इसके अंदर कई सारी चीज आ सकते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में जैसे कई धर्म पुस्तकें आ सकती हैं, बहुत हम नॉर्मल बता रहे हैं, अब इसका बाद में और वर्णन करेंगे, अभी तुलना करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। धर्म पुस्तक आ सकती हैं, गैर धर्म पुस्तक आ सकती हैं, गैर धर्म वाली पुस्तकें आ सकती हैं, या गैर धार्मिक साहित्य। ठीक, तो जैसे आप लोगों ने रामायण का नाम सुना होगा, महाभारत का सुना है? महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। तो महाभारत और जो पुराण है, महाभारत और पुराण धार्मिक पुस्तकें हैं क्योंकि ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं। उसके बावजूद भी ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है कि नहीं देती हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल अगर हम लें तो मतलब उस समय कौन सा क्षेत्र था?
जैसे बहुत पूछा जाता है, जैसे शिशुपाल था तो चेदी वंश, सॉरी शिशुपाल था तो यहाँ का था, बुंदेलखंड का था, ठीक है, जो उसका जो चेदी महाजनपद था, ठीक, ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, महोबा है, झांसी है, ललितपुर है, इस क्षेत्र में था शिशुपाल का क्षेत्र, ठीक। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है? महाभारत से। धर्म की पुस्तकें हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या किसी धर्म की चर्चा की गई है? नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसी भी धर्म की चर्चा नहीं है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति या प्रशासन पर पहली पुस्तक है। आप ये मत समझिएगा कि अर्थशास्त्र में कुछ अर्थशास्त्र लिखा गया है, नहीं, ये राजनीति पर पुस्तक है, राजनीति पर। सबसे बड़ी बात यह है कि कौटिल्य ने अपने इसमें अपना नाम नहीं लिखा है। आपको दिक्कतें आने लगेंगी, अब देखना, और तब आप कहेंगे फिर वही सही थे। कौटिल्य ने अपना नाम ही नहीं लिखा है। हम ये कैसे जानते हैं फिर कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा है? हमको बचपन से सिखाया गया है अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य का नाम ही नहीं लिखा है। अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य वंश के राजा का नाम नहीं है, ना चंद्रगुप्त मौर्य का, ना अशोक का, ना बिंदुसार का, किसी का नाम नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कौटिल्य ने लिखा है? अगर थे तो हम ये कैसे अनुमान लगाएं कि ये लिखा है उन्होंने ही? भाई यहां पर पाटलिपुत्र नगर जो मौर्यों की राजधानी थी, पटना, उसका उस तक का नाम नहीं है इसमें। अब देखें, मान लीजिए इस बात की संभावना है कि नहीं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र लिख के गया हो, किसी ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को चुरा लिया हो और फिर से उसे रिप्रोड्यूस कर दिया हो, फिर से लिख दिया हो, और जहां जहां कौटिल्य का नाम आया हो उसे हटा लिया। हो सकता है, क्योंकि उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, हाथ से लिखा जाता था। और यह भी तो हो सकता है कि वास्तव में से कौटिल्य ने लिखा हो, किसी और ने लिखा हो, और कौटिल्य ने उनकी खट कॉपी पेस्ट कर लिया हो, कहीं से उठा लिया, कहीं से उठा लिया, कहीं से उठा लिया। कहने का मतलब यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र वास्तव में कौटिल्य का ही है, इस बात में भी संशय है। तो कौटिल्य ने जो बात कही है, क्या उस बात में संशय नहीं किया जा सकता? लेकिन अभिलेखों में जो पत्थर पर लिख गई, पत्थर पर लिख दी गई, क्या उस पर संशय कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं? नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अर्थशास्त्र किसी और चीज के बारे में जानकारी देता हो, किसी ने गुस्से में आकर के पीछे से पेज ही फाड़ दिए हो, बोले इतनी किताब है बस ले जाओ, क्योंकि पहले बाइंडिंग तो होती नहीं थी, क्या पता कौन सा पेज कहां से निकाल दिया। और यह भी तो हो सकता है कि किसी को बदनाम करने के लिए, चाहे पुस्तक लिखने वाला मरेगा कभी न कभी, तो लिख के गया, मर गया, और उसको बदनाम करने के लिए उसके दुश्मनों ने पीछे से उसमें कुछ ऐसी बातें लिख दी जो उसको एकदम से बदनाम कर दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीजें हटाई जा सकती हैं, फाड़ी जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। लेकिन क्या जो मिट्टी का बर्तन था, आप ये कुल्हड़ ले जाके चेंज कर सकते हो कहीं? नहीं। क्या जो अभिलेख जो अशोक ने खुदवाया, क्या कोई दूसरा खुदवा सकता है? फिर क्या उस अभिलेख को चेंज करवा सकते हो आप? नहीं। और यदि आप पत्थर में लिखी चीजों को बदलने की कोशिश भी करोगे तो बदल नहीं पाओगे। पता चल जाएगा कि आपने बदलने की कोशिश की है, और दूसरी बात यह पता चल जाएगा कि पत्थर टूट ही जाएगा, टूटने की संभावना है। कैसे? एक चीज को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसमें डेट लिखी जाती है, कुछ और लिखा जाता है। अब जो लिखा गया उसे आप कैसे चेंज करोगे? फिर तो चेंज करना बड़ा मुश्किल है ना।
क्योंकि और दूसरी बात यह है कि पत्थर की अगर हम डेटिंग करेंगे और पत्थर पुराना होगा, कैसे होगा, अपने आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर आप यही कहोगे कि सर साहित्यिक स्रोतों के ऊपर डाउट किया जा सकता है, पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर नहीं किया जा सकता। बात समझ में आया? तो एक तुलना लिख लीजिए पहले, कंपैरिजन, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बीच में तुलना। स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बीच में तुलना। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बीच में तुलना। ठीक, लिखें कि इतिहास के पुनर्निर्माण में, इतिहास के पुनर्निर्माण में दोनों ही प्रकार के स्रोतों की, इतिहास के पुनर्निर्माण में दोनों ही प्रकार के स्रोतों की अपनी अपनी भूमिका होती है। इतिहास के पुनर्निर्माण में दोनों ही स्रोतों की अपनी अपनी भूमिका होती है। फिर भी पुरातात्विक स्रोत तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत तुलनात्मक रूप से अधिक अविश्वसनीय कहे जा सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय कहे जा सकते हैं। आगे लिखें, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत न सिर्फ सीमित मात्रा में है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत न सिर्फ सीमित मात्रा में है, बल्कि संक्षिप्त एवं सटीक भी है। जबकि साहित्यिक स्रोतों के साथ ऐसा नहीं है। जबकि साहित्यिक स्रोतों के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत विरूपण का शिकार हो सकते हैं, डिफॉर्मेशन। इसके अलावा साहित्यिक स्रोत विरूपण का शिकार हो सकते हैं और नष्ट भी किए जा सकते हैं। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में विरूपण करना, लेकिन पुरातात्विक स्रोतों का विरूपण करना या उन्हें नष्ट करना, विरूपण करना या उन्हें नष्ट करना अति कठिन है। सही बात है। ठीक, एक चीज और आपको बताएं,
साहित्यिक स्रोतों पुरातात्विक स्रोतों में एक अंतर और स्पेशली आप देख पाएंगे, क्या है? मान लीजिए कि मेरे बारे में अगर मैं 7 लोगों से राय लूं, 7 के मन में अभी मेरे बारे में अलग अलग राय निकल के आएगी, और अभी नहीं, जब तक बैच खत्म होगा तब तक अलग अलग राय निकल के आएगी। ठीक, आप में से कुछ लोग हो सकता है तारीफ करेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि एकदम नेगेटिव वाले पॉइंट पर होंगे। वो हमेशा व्यक्ति के बारे में ऐसा होता है। अब मान लीजिए कि एकदम पॉजिटिव व्यक्ति से किताब लिखवा ली जाए हमारे बारे में, और एक नेगेटिव व्यक्ति से लिखवा ली जाए, व्यक्ति एक ही है जिसके बारे में लिखना है, तो क्या दोनों की राय एक जैसी होगी? नहीं होगी। तो अकबर हो ही नहीं सकती। अकबर के बारे में यदि कोई अकबर का दुश्मन लिख रहा है तो वो क्या लिखेगा? गालियां देगा अकबर को। और अकबर की अगर कोई उसका हितैषी लिख रहा है तो अकबर को महान नहीं देवता घोषित कर देगा। तो अकबर देवता था या राक्षस था, अब इसे तय कैसे करेंगे? दोनों की तुलना करेंगे। मान लीजिए कोई तीसरा आ गया, बोला अकबर तो एकदम डल पर्सन था। तीनों को पढ़ो। इसका मतलब है कि साहित्यिक स्रोत न सिर्फ विषय के बारे में जटिलता पैदा करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जटिल कर देंगे ना। अकबर क्या था पता ही नहीं चलेगा स्पष्ट रूप से। अकबर खराब था, अकबर अच्छा था, या अकबर मतलब ठीक ही है, ऐसे ही था, तो अकबर हम कैसे पता करेंगे? लेकिन अशोक के बारे में हमें पता करने में कोई दिक्कत नहीं है। अशोक ने अपने अभिलेखों में लिखवाया है, बस जो कहा है उसके आधार पर मूल्यांकन कर लो। तो लिख ले इस बात को, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। साहित्यिक स्रोतों में व्यक्तिगत विचार की संभावना रहती है। साहित्यिक स्रोतों में व्यक्तिगत विचार की संभावना रहती है। और यदि साहित्य को इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, और यदि साहित्य को इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, और यदि साहित्य को इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, तब तो व्यक्तिगत विचार अधिक प्रभावी होते हैं। अधिक प्रभावी होते हैं। वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख या शिलालेख, वहीं दूसरी ओर पुरातात्विक स्रोत जैसे अभिलेख या शिलालेख जैसे अभिलेख या शिलालेख लेखक का व्यक्तिगत विचार से कोई संबंध नहीं रखता। लेखक के व्यक्तिगत विचार से कोई संबंध नहीं रखता। लेखक के विचार से कोई संबंध नहीं रखता, क्योंकि उन्हें राजाज्ञा के अनुसार लिखा गया है। क्योंकि उन्हें राजाज्ञा के अनुसार लिखा गया है। राजाज्ञा संधि कर दी हमने। राजाज्ञा के अनुसार लिखा गया है। जैसे राजा ने कहा कि भाई
मैंने ये कहना चाहता हूँ। तो अशोक ने कह दिया कि मैं अपने पड़ोसी राज्यों में चाहता हूँ कि वो भी ठीक रहें, वो भी खुश रहें। मैं अपने पूरे राज्य में चाहता हूँ कि अस्पताल खोले जाएं पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए। तो बोले हाँ, ये कहे तो लोगों को ये जानकारी दे कि मैंने क्या क्या करवाया है। यदि आपको सरकारी अधिकारी काम करके नहीं दे रहे हैं तो राजस्व से शिकायत करें। मैंने कहा है कि इस मार्ग पर 4 कुएं बने हुए हैं, आप पानी पी सकते हैं। यदि 4 कुएं नहीं हैं तो आप शिकायत कीजिए कि 4 कुएं नहीं हैं। तो ये सटीक जानकारी दे पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि साहित्यिक स्रोतों से कोई छेड़छाड़ हो सकती है, पुरातात्विक स्रोतों से छेड़छाड़ करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे और कल हम लोग बहुत फैक्चुअल चीजें आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कल से हम लोग अभिलेख स्टार्ट करेंगे। तो अशोक के अभिलेख, हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख, गुप्त काल के अभिलेख, दक्षिण भारत के अभिलेख, सारे अभिलेख पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।